इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है इसमें कैपिटल कैसे कहां से आएगा, इनरोल किस वे में होगा हमारी कंपनी को रन करने के लिए, हमारा कंपनी ग्रोथ कैसे करेगा, परफॉर्मेंस कैसे करेगा, इस सब के लिए आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जिसमें हम मैनुअली 3 चीज पढ़ते हैं, जिसमें आपका कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को लाने के लिए। इसके अलावा हम फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है, जैसे कि आपका कॉस्ट हो गया या फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, रिस्क हो गया, कंट्रोल हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब आपका पढ़ेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट करता है, आपका फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या क्या होता है इंपॉर्टेंस, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखे हुए 3-4 वो हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप 4 पार्ट पढ़ चुके हैं इस फाइनेंशियल चैप्टर का, तो आप 5th पार्ट पे आ चुके हैं। कांग्रेचुलेशन जो हमारे साथ बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है ये अनुभव सर आपको। और चलिए हम बात करते हैं अपने इस वीडियो को, शुरुआत से शुरू करते हैं। Welcome back to another video. I welcome to you in this channel. This channel dedicated for the only for class 11th and 12th commerce student. And today's class for the topic of the capital structure. और आज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा जरिया होता है कंपनी को ग्रोथ या परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, जिससे कि जो कंपनी है वो कैसे रन करेगा, मतलब उसके जो कंपनी का जो जितने भी खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो कहां से निकलेंगे, कहां से आएगा वो पैसा, ठीक है ना। चाहे वो आपका ग्रोथ के लिए हो या परफॉर्मेंस के लिए हो, तो वो पैसे आएंगे कहां से, इसके लिए हम आपका कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है तो आपका 2 वे से ला सकते हैं। पहला होता है कि आप डेट से ले सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, या तो इक्विटी से लाते हैं। अगर आप 4 पार्ट को देख चुके हैं तो आपको डेट और इक्विटी में समझ में आ गया होगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मुझे डेट लेना चाहिए और कौन सा आपका इक्विटी लेना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था कि क्या कब कौन से सिचुएशन में आपको लेना चाहिए। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपका 2 वे में पढ़ते हैं हम। पहला होता है आपका कि हम डेट लेते हैं या तो आप इक्विटी लेते हैं, ठीक है ना। डेट और इक्विटी, डेट के बदले आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, और आपको इक्विटी के बदले आपको शेयर, आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड आपको शेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो डेट एंड इक्विटी का ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फाइनेंशियल यूज किया जाता है ताकि कंपनी का ओवरऑल ऑपरेशन और ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है ना। और ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन से प्रोपोर्शन में हमें लेना चाहिए कि आपका डेट और आपका इक्विटी, ठीक है ना। और ये भी होना चाहिए कि जो इक्विटी और डेट होता है ये रिटेन्ड अर्निंग हमें कितना देगा, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम ले कौन सा, डेट या इक्विटी में पैसे लें। और ये भी क्रूशियल रोल निभाता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आगे परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। आपका जो पहला होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला कंपोनेंट्स होता है आपका इक्विटी कैपिटल। क्या होता है पहला आपका इक्विटी कैपिटल होता है। जैसे कि आप बात से आपका वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इक्विटी मतलब क्या होता है, जब आप फंड्स को रेज करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इशू करते हैं अपने शेयर्स को, इशूइंग करते हैं आप शेयर्स को और कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के ओनरशिप और शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100% है, जब आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो आपके पास 100% होता है आपका कंट्रीब्यूशन, या फिर ऑनरशिप बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, ऑनरशिप जो होता है आपके पास 100% होता है। जब आपको कंपनी आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है उसका, या परफॉर्मेंस उसका अच्छा ले जाना है, या फिर स्टेबिलिटी जो आपका कंपनी का है, या दूसरा आप खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे लाने पड़ेंगे। तो पैसे कहां से आएंगे, तो आप क्या करते हैं, इक्विटी कैपिटल से लाते हैं। मतलब अपने जो शेयर्स होते हैं, जो आप अपनी भागीदारी होते हैं 100% के, उससे कुछ शेयर्स अपने निकाल करके मार्केट में दे देते हैं कि आप जो खरीदेगा इसको वो मेरे कंपनी का मालिक हो जाएगा। तो इक्विटी कैपिटल से आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने
परफॉर्मेंस, अपनी कंपनी का ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका कंपोनेंट्स का पहला आपका क्या था सब टॉपिक्स, इक्विटी कैपिटल था। क्या था आपका, इक्विटी कैपिटल। अगर हम बात करते हैं इक्विटी कैपिटल की फीचर्स की, किसकी बात करते हैं कि फीचर्स क्या है इसकी, तो नो ऑब्लिगेशन टू रीपे, आपका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि आपको रीपे करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे, अगर कोई आप बाइक की कंपनी या फिर कोई आप कार की कंपनी या फिर कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करते हैं और आप शेयर करते हैं अपने आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को, तो उसमें जो पैसा आएगा, अगर वो पैसा आपकी कंपनी डूब भी जाती है, पैसा खराब भी हो जाता है, बर्बाद भी हो जाता है, आप कहते हैं बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो भी आपको किसी को जवाब नहीं देना है, क्योंकि आप जानते हैं शेयर मार्केट में जो पैसा लगाता है वो अपनी रिस्क पे लगाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि आपको रीपे करना ही पड़ेगा। डिविडेंड पेमेंट डिपेंड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड मैनेजमेंट डिसीजन, और आपको जो डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को और तो उस पर डिविडेंड देना है या नहीं देना है। ये डिविडेंड क्या होता है, इससे नेक्स्ट जो आपका प्रीवियस जो आपका चैप्टर पढ़ चुके हैं, वीडियो में देख चुके होंगे, थर्ड पार्ट में आपको डिविडेंड अच्छे से समझाया, वो जाकर के पहले देखिए तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पे भी आ रहा होगा, ठीक है ना, थर्ड पार्ट का वीडियो का। और आगे हम बात करते हैं तो आपका क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है तब हम डिविडेंड को रीपे कर सकते हैं, मतलब कि दे सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 100 रुपए मैंने लगाए, ठीक है ना, सबसे मिला करके शेयर होल्डर सब मिला करके मैंने 100 रुपए लगाए, ठीक है ना। ये 100 करोड़ भी हो सकता है, 100 अरब भी हो सकता है, जितना मान सकते हैं। मैं छोटी रकम लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 100 रुपए लिए मैंने, कितने लिए मैंने, 100 रुपए। अब 100 रुपए मैंने जब लगाए, अब इसमें आ गए मुझे 1000 रुपए। कितने आ गए, 1000 रुपए, 1000। अब 100 रुपए, 1000 में से 100 माइनस कर दीजिए तो आपका 900 रुपए कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ। में क्या हुआ, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को मुझे, आप मेरे ऊपर डिपेंड है या फिर आपका मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, शेयर होल्डर के साथ बांटना है या नहीं। अगर बांटना है तो कितना बांटना है, कितने पोर्शन में बांटना है, या फिर नहीं बांटना है तो इस पैसे को कहां फिर से री इन्वेस्टमेंट किया जा सके, ताकि हमारी कंपनी की जहां पे वैल्यू अगर 100 रुपए है तो वहीं पे हमारे कंपनी की वैल्यू 600 या 700 वैल्यू हो जाए। ये करोड़ में हो सकता है, अरब में भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो कंपनी के साइज और आपका डिपेंड होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये होता है आपका इक्विटी कैपिटल। आई होप पहला आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो दूसरे की तरफ हम बात करते हैं डेट कैपिटल। दूसरा क्या है हमारा, डेट कैपिटल। तो देखिए डेट कैपिटल, अभी हम कैपिटल इक्विटी कैपिटल में पढ़े कि हम शेयर करते हैं, इश्यू करते हैं अपने शेयर्स को, उसके बदले पैसे आता है, उसमें हम आपको ऑब्लिगेशन नहीं देना पड़ता, रीपे नहीं करना पड़ता है। लेकिन डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डेट में क्या होता है समझिए, फंड जो होता है उसको बोरो किया जाता है और एक्सटर्नल सोर्स होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी सोर्स है। हम क्या करते हैं, या तो अपने रिश्तेदार से ले लेते हैं पैसा, इनिशियली पोजीशन पे होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने तो हम रिश्तेदार के पास जाते हैं, फ्रेंड सर्कल से मांगते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें अच्छी खासी नॉलेज है कि हमें बिजनेस कैसे रन करना है, एक छोटे से बिजनेस को कैसे कंपनी बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, अगर हमें इतना नॉलेज है तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं उसका यूज करके भी हम कंपनी बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन उठा सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, और उसके बदले हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो ये एक्सटर्नल सोर्स होता है जो कि हम बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं, ठीक है ना। और ये हम किससे ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, और आप इसमें क्या करते हैं, रिपेड करते हैं विथ इंटरेस्ट। और पैसे तो जितना आप 100 रुपए लिए, 100 रुपए तो देना ही देना है, लेकिन उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट लग रहा है, अगर 100 रुपए के ऊपर मान लीजिए 8% लग रहा है इंटरेस्ट, तो 8 रुपए आपको हर मंथ, पर मंथ आपको देने पड़ेंगे बैंक को, या फिर किसी से भी ले रहे हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे। अगर फैमिली या आपको फ्रेंड से ले रहे हैं तो उसको नहीं देना पड़ता है, जाहिर सी बात है, अगर मांगते हैं ठीक, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बैंक अगर से लेते हैं, अगर लोन आप बोरो करते हैं, तो अगर डेट इक्विटी, डेट कैपिटल लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है पर मंथ, ठीक है ना। अगर इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, डेट इनकर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, फेलियर टू मीट देम कैन लीड टू फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस। आपका क्या होता है, देखिए जो इसकी फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स मतलब बोलिए या फिर इसका कॉन्स बोलिए, ठीक है ना, नेगेटिविटी बोलिए, तो एक ही बात है। देखिए डेट कैपिटल में क्या होता है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो पैसे आप लिए वो पैसे का इंटरेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, आपका सब कुछ सही चल रहा है। नहीं दे रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं दे रहे हैं। पूरा पैसा तो रिपे करना ही है, विद इंटरेस्ट करना है। ये आपको क्या होता है, अगर बाई चांस अगर फेलियर हो जाता है कंपनी,
फेल हो जाता है कंपनी, पोजीशन सब खराब हो जाता है, परफॉर्मेंस अगर डिक्रीज चले जाता है, कंपनी बंद होने, बैंकरप्सी के कगार पे आ जाता है, तो लोन जो आपको दिया होता है या तो बैंक दिया होता है या फिर किसी से लिया होता है, वो आपके छाती पे चढ़ जाता है कि मुझे पैसा चाहिए। तो आपको वो पैसे के वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा था डेट कैपिटल। तीसरा आपका रिटेन अर्निंग। क्या है? रिटेन अर्निंग। और मैं आपको यहाँ पे 2 सेकंड के लिए पॉज लूंगा, मैं बताना चाहूंगा, ये आपको यहाँ पे सिर्फ मेन टॉपिक मिलेगा लिखा हुआ जिसको मैं ऑरली समझा रहा हूं, ठीक है ना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपका सारे सोशल मीडिया का डिस्क्रिप्शन में है, किसी भी सोशल मीडिया पे जाइए, वहां पे इसका रिटर्न हैंड का आपको नोट्स मिल जाएगा और वहां पे जाकर के इसके नोट्स को आप कॉपी में उतार सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी, और अच्छे नंबर भी आप ले आएंगे बोर्ड में, ये भी मेरी गारंटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा था हमारा रिटेन अर्निंग। क्या था हमारा? रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग क्या होता है? प्रॉफिट दैट आर reinvested in the businesses rather than distributed as the dividends। जब तो मैंने बताया आपको डिविडेंड क्या होता है, जो आप प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना, 100 रुपए लगाया, 1000 रुपए कमाए, 900 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो उस 900 रुपए को आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? या फिर उसको बांट देना है या फिर री इन्वेस्ट करना है। तो जो आप री इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेती है आपकी मैनेजमेंट टीम, उससे ही आप क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग उससे ही कहते हैं, ठीक है ना। फीचर्स की बात करते हैं तो अ कॉस्ट इफेक्टिव वे फाइनेंसिंग सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑब्लिगेशन। और अगर इसकी फीचर्स, इसकी पॉजिटिविटी की बात करें तो इसमें कोई भी आपको ऑब्लिगेशन नहीं होता है, कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, कोई भी आपको जवाब नहीं देना पड़ता है। जो आपको अर्निंग होता है या तो आप उसको क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर के साथ, या फिर उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। चौथे की तरफ बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है समझिए। अ टाइप ऑफ इक्विटी विद फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। इट ऑफर्स फिक्स्ड डिविडेंड एंड हैज प्रायोरिटी ओवर कॉमन स्टॉक्स इन डिविडेंड पेमेंट्स एंड ड्यूरिंग लिक्विडेशन। समझिए क्या होता है, जो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, इसमें दोनों का फीचर्स होता है, एक तो डेट का भी होता है और आपका इक्विटी का भी होता है, कि मैं डेट भी लूंगा और इक्विटी को भी प्रेफर दूंगा। और कॉमन स्टॉक्स जो होता है, डिविडेंड जो होता है, पेमेंट आपको करना होता है लिक्विडेशन के साथ। ये इसका क्या होता है? फीचर होता है। हम दूसरे टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करें तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दूसरे टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसोसिएटेड विद each finance source affect the capital structure. Generally debt is cheaper than the equity due to the tax deductions on interest payment, but higher debt increases risk। आपका क्या होता है, जब भी आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर को आप क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, या तो डेट को करेंगे या तो इक्विटी को करेंगे। अगर डेट को करते हैं तो ये चीपर होता है, लेकिन ये आने वाले समय में आपको रिस्क में डाल सकता है। अगर रिस्क लेने का आदत है तो आप डेट के तरफ जाइए, अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो इक्विटी के तरफ जाइए। इक्विटी को भी शेयर करने के लिए आपको पहले कंपनी को स्टेबलाइजमेंट करना पड़ता है अच्छी तरीके से, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आगे हम बात करते हैं, क्या है आपका फैक्टर अफेक्टिंग में। पहला टॉपिक क्या था आपका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अफेक्ट करता है, अगर डेट लेते हैं तो सबसे पहला इसमें हम आपको बता दें, इसमें होता है आपका लो, आपका चीपर तो आपको इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन साथ ही साथ ये रिस्क बढ़ा देता है। लेकिन शेयर जो होता है आपका, अगर शेयर्स आप क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं आईपीओ के थ्रू, फर्स्ट टाइम करते हैं तो आईपीओ निकालते हैं आप, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं जैसे, ठीक है ना। अगर उसके थ्रू निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको ज्यादा चीपर नहीं होता है, हाई पे में होता है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं होता है। अगर इसमें कंपनी आपकी डूब भी जाती है, बैंकरप्सी भी हो जाती है, तो भी आपको किसी का ऑब्लिगेशन या किसी को रिपे या किसी को जवाब नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। ओके, समझ में आ गया?
पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए इसमें। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट है रिस्क एंड रिटर्न। क्या है आपका? रिस्क एंड रिटर्न। कंपनीज मस्ट बैलेंस डेट टू अवॉइड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और कंपनी जो है हमेशा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर एक कंपनी आप रन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, कितना है? 100 रुपए है, तो 100 में से 100 खर्च नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। आप कितना करेंगे? 80 रुपए ही खर्च करेंगे। ये 80 करोड़ भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, अरब भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। 100 रुपए में से 80 रुपए खर्च करेंगे और 20 रुपए आप क्या करेंगे? बचा के रखेंगे। क्यों बचा के रखेंगे? कब कौन सी जरूरत आ जाए, कब कौन सी कंपनी को नीड पड़ जाए उस पैसे की, लिक्विडिटी की, वो हमें पता नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है? बैलेंस को बचा के रखना पड़ता है, ताकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जब आए तो हम उसको झेल सके। हायर डेट कैन इंक्रीज रिटर्न्स फॉर शेयर होल्डर्स बट आल्सो रेज फाइनेंशियल रिस्क। हायर डेट अगर हम लेते हैं तो ये क्या करता है? इंक्रीज करता है रिटर्न को। शेयर होल्डर जो भी आपको ज्यादा से ज्यादा कर्ज देगा, डेट देगा, आप बोरो करेंगे, उसका ज्यादा से ज्यादा तो आपका क्या बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा। तो उसका भी रिटर्न कितना होता है? हाई हो जाता है। लेकिन ज्यादा पैसा होने से ज्यादा रिस्क भी होगा आपको, कि वो पैसा कहां लगाया जाए, किस वे में लगाया जाए, कितना लगाया जाए और किस समय लगाया जाए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तभी जाकर के आपकी कंपनी की जो आपका कैपिटल है वो इंक्रीज होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, स्पेशली इन अनसर्टन इकोनॉमिक कंडीशन। और आपको स्पेशली आपका क्या होता है? इकोनॉमिक का अनसर्टनिटी होता है, कि हमें पता नहीं होता कि कब फ्लक्चुएट हो जाए, फ्लेक्सिबल होता है आपका इकोनॉमी, कि कब आगे कब आपका इंक्रीज दिखाया जाए और कब डिक्रीज हो जाए, हमें खुद पता नहीं होता है। तो आपको स्पेशली याद रखना चाहिए कि जब भी आप क्या करें, रिस्क और रिटर्न करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आप रिस्क लेंगे तो डेट के साथ जाइए, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इक्विटी के साथ जाइए। ओके, तीसरा है आपका टॉपिक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल से ही समझ में आ रहा है, अगर आप डेट से पैसे उठाते हैं, किससे उठाते हैं? डेट से पैसा उठाते हैं, तो आप अपनी ऑनरशिप खत्म नहीं कर रहे, लेकिन इक्विटी से अगर पैसा उठाते हैं तो ऑनरशिप अपना खो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी का मतलब ये होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। इक्विटी फाइनेंसिंग में डाइल्यूट ऑनरशिप। इक्विटी जब शेयर करते हैं आप, तो ऑनरशिप को डाइल्यूट करता है। जहां पे आपको 100% कंट्रोल होता है कंपनी पे, वहां पे जब आप शेयर को आईपीओ के थ्रू लॉन्च कर देते हैं, तो आपका जो ऑनरशिप होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है आपके पास। जब आप बहुत बड़े कंपनी के ऑनर हो जाते हैं ना, मालिक हो जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ 3 या 4 या 5%, हार्डली मैक्सिमम बताएं 5% सिर्फ आपके पास शेयर बचता है। 95% शेयर आपका क्या हो चुका है? शेयर हो चुका है। ये होता है आपका किसमें? इक्विटी में। लेकिन डेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेट में आपको क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग आपका 100% ऑनरशिप था वो आने वाले समय में भी रहेगा, जितना बड़ा कंपनी हो जाए या कितना बड़ा छोटा हो जाए। आगे हम बात करते हैं चौथे की तरफ। जो चौथा आपका टॉपिक है बिजनेस साइज एंड नेचर। किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस कैसा है, साइज कैसा है और नेचर कैसा है, ये भी आपका फैक्टर अफेक्टिंग होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। जो 3 हम पढ़े वो कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको इफेक्ट करेगा ना। कंट्रोल कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप सारे के सारे कंट्रोल खो देंगे तो कौन आपका, अगर आपको पता है कि ये वे में चलूंगा तो इन फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता हूं, लेकिन आपके पास कंट्रोल ही नहीं है, तो अब वो बोलने से फायदा क्या है? क्योंकि आपको कोई सुनेगा ही नहीं, बोर्ड मेंबर तो सुनेंगे ही नहीं। इसीलिए कंट्रोल अगर नहीं खोलना है तो मेरे हिसाब से डेट लीजिए। अगर कंट्रोल को आप डाइल्यूट करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर करिए, ठीक है ना। और अगर रिस्क भी लेना चाहते हैं तो आप डेट की तरफ जाइए, और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप इक्विटी की तरफ जाइए। ओके, आगे हम बात करते हैं बिजनेस साइज एंड नेचर। लार्जर फर्म्स एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में हैव ग्रेटर बोरोइंग कैपेसिटी, वेयर एज स्मॉलर और वॉलेटेड बिजनेसेस में रियली मोर ऑन इक्विटी टू रिड्यूस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। देखिए इसका समझिए, इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस साइज एंड नेचर। बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है कि बिजनेस
किस वे में जाएगा, डेट की तरफ जाएगा कैपिटल के लिए या फिर इक्विटी की तरफ जाएगा। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा आप उतना ही डेट की तरफ जाएंगे, और जितना छोटा आपका बिजनेस होगा उतना ही आप इक्विटी की तरफ जाएंगे। क्योंकि आपको जब छोटे हैं तो आप को रिस्क लेने में डर लग रहा है और ऑब्लिगेशन भी उठाएगा, इसीलिए आप इक्विटी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप जितने बड़े हैं तो आप ऑब्लिगेशन से डरेंगे नहीं और रिस्क तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए अगर बैंक से बोरो करते हैं तो उस पर आपको 2 या 3 या 4 5% हार्डली आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो कि आपके लिए इस टाइप का होगा, ठीक है ना। तो आप दे सकते हैं, जैसे नीरव मोदी देख सकते हैं कैसे लेकर के भाग गया, ऐसे कैसे मिल गया उसको। या फिर आप विजय माल्या को देख सकते हैं, या फिर आप अंबानी अडानी को भी दे सकते हैं। इन सब का भी पैसा आपका बोरो किया हुआ है बिजनेस रन करने के लिए। जितना बड़ा कंपनी होगा उतना ज्यादा आपके ऊपर कर्ज होगा, उतना ज्यादा आपके ऊपर क्या होगा, रिस्क होगा। लेकिन जितना छोटा कंपनी होगा उतना ज्यादा रिस्क कम होगा और उतना ज्यादा आपका फ्लेक्सिबिलिटी और ऑनरशिप आपके पास होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर के तरफ। तो मार्केट कंडीशन क्या है आपका, फिफ्थ, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन इन्फ्लुएंस एसेस टू डेट and equity with higher interest rate making debt costly while stock market trends affecting equity attractiveness। देखिए समझिए क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड किस चीज का चल रहा है पहले वो समझिए, तब जाकर के आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको डेट की तरफ जाना है या फिर इक्विटी की तरफ जाना है। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट अगर बूम पे चल रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका आपका जो अट्रैक्टिवनेस होगा वो ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी इक्विटी शेयर्स को इफेक्ट पड़ेगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए आपका क्या होता है, अगर मार्केट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मार्केट अगर कंडीशन अच्छा है तो डेट को ये क्या करेगा, कॉस्टली बना देगा। समझ में आ रहा है ना। तो आपका कंडीशन भी समझिए कि आपका मार्केट का कंडीशन क्या है। अगर इक्विटी लेते हैं तो पहले आप ये पता करें कि मार्केट का ट्रेंड जो है, आपका स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस टाइप है, लो है या हाई है, ठीक है ना। और अगर आप डेट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ये देखिए इकोनॉमिक या फाइनेंशियल मार्केट जो है आपका, उसका कंडीशन कैसा है, लो है हाई है, तभी उसके तरफ जाइएगा, डेट या इक्विटी की तरफ। तो ये सब जो हम मैनुअली पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें कौन से वे में जाना चाहिए, डेट की तरफ या फिर इक्विटी की तरफ। तो ये सब सेटिस्फाई हो आपके कंपनी में कि मुझे मार्केट ट्रेंड अभी किस चीज का है। मान लीजिए आपका इकोनॉमिक बूम पे जा रहा है तो मैं किस में जाऊंगा, इक्विटी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसमें आपका पैसा कम लगेगा फिलहाल। समझ में आ रहा है। तो आपका तो देखते रहिए किसमें आप ज्यादा अच्छे होते हैं, तो आपकी कंपनी किस वे में आपका सही जा रहा है आपको पता होता है, तभी जाकर के आप उस डिसीजन को ले सकते हैं। और अगला होता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है अगला, फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ कंपनी शुड मेंटेन अ फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर अलाउइंग इट टू अडेप्ट टू फ्यूचर फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड मार्केट चेंजेस विदाउट इंक्यूरिंग एक्सेसिव कॉस्ट। और आपका फ्लेक्सिबिलिटी मतलब समझिए क्या होता है, जो कंपनी होता है वो हमेशा चाहता है कि मेंटेन रखे फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर को, ताकि उसको अडेप्ट करने में फ्यूचर फंडिंग रिक्वायरमेंट जब हो तो उसको अच्छे से मार्केट में क्या कर सकते, चेंज कर सकता है, और जितने भी एक्सेसिव कॉस्ट है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। समझ में आ गया। तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके ऊपर होता है किस वे में आप करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज लूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारे सोशल मीडिया हैंडल के विद आपका वेबसाइट, वहां पे आपको इस सब का नोट मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है आपका मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर की वैल्यू को क्या कर देता है, मैक्सिमाइज कर देता है। क्या कर देता है आपका, मैक्सिमाइज कर देता है। एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हैव्स मैक्सिमम the company's overall value, enhancing shareholder returns and maintaining a balance between risks and profitability। आपका क्या होता है, जब आप कैपिटल क्या बोलते हैं, कैपिटल के लिए इक्विटी शेयर करते हैं तो जो आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हेल्प करता है आपकी कंपनी के ओवरऑल वैल्यू को, ताकि इनहेंस किया जा सके शेयर होल्डर्स के रिटर्न को, और मेंटेन किया जा सके बैलेंस
किसके किसके बीच में, रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में आपको क्या कर सके, बैलेंस किया जा सके। ये पहला होता है इंपॉर्टेंस कैपिटल स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या होता है आपका दूसरा, इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या होता है आपका, इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड appropriate maximum of debt and equity provides a stable foundations for operation, ensuring the business can handle its financial obligations and withstand economic fluctuations। जो आपका इंश्योर करिए कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है आपका, ठीक है ना। मतलब कि जो डेट है या इक्विटी है वो किस टाइप से प्रोवाइड कर रहा है आपको स्टेबिलिटी फाउंडेशन अपने ऑपरेशन के लिए, अपनी कंपनी के ऑपरेशन के लिए। और ये भी इंश्योर करिए कि बिजनेस जो है हैंडल जो हो रहा है वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के साथ हो रहा है या विदाउट हो रहा है, ठीक है। और विद स्टैंड करिए कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कैसा जा रहा है, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज जा रहा है। ये भी आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है कि डेट लें या इक्विटी लें। ओके, तीसरा होता है आपका रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो रिड्यूस होता है कैपिटल का कॉस्ट का, वो कब होता है, जब आप क्या करते हैं, बाय सेलेक्टिंग एन आइडियल combinations of debt and equity, a business can maximize its overall cost of capital, allowing for more प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आपका जब तीसरे की बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, वो सारे फैक्टर्स को देखिए कि आपकी कंपनी में कौन सी लाई कर रहा है। आपका ये देखिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस टाइप का है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, रिस्क क्या लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, आपका कंट्रोल आप चाहते हैं आपकी कंपनी में फुल हो तो आप क्या करेंगे, इक्विटी लेंगे, डेट लेंगे, इक्विटी नहीं लेंगे, या फिर बिजनेस साइज क्या है आपका, बड़ा है तो आप किसके साथ जाएंगे, डेट के साथ जाएंगे, छोटा है तो आप किसके साथ जाएंगे, इक्विटी के साथ जाएंगे। तो ये सब फैक्टर को याद रखते हुए आप तीसरा कदम उठाएंगे, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपका रिड्यूस करता है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, कितना कम पैसे में हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या होता है आपका, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपका a well designed capital structure supports expansion opportunities and strengthens the business market position। और आपका वेल डिजाइन जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो सपोर्ट करता है आपके बिजनेस को एक्सपेंस करने के लिए, बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और अपॉर्चुनिटी देता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है कि बिजनेस का मार्केट में पोजीशन क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा सही समय पे कि कौन सा मुझे चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के रूप में, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इक्विटी चाहिए या शेयर चाहिए। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर्स, जो कि मैंने इस पूरे वीडियो में आपको पूरी तरीके से 110% समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो एक थम्स अप आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे बात करेंगे। जो टॉपिक जो हमारा होगा वो टॉपिक होगा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल कौन से होता है और फिक्स्ड कैपिटल कौन से होता है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाए कि ये वीडियो इस समय आने वाला है। मैं पोस्ट भी कर दूंगा कब आएगा। ये वीडियो आज संडे के दिन बन रहा है और आज ही ये वीडियो रिलीज किया जाएगा शाम के 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, वंदे मातरम। टिल देन